पूरी तैयारी। अब हमारा चैलेंज और भी पूरा देश का जितना विधायकगण है सबको मैं आमंत्रित करता हूँ असम में आइए। ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ की सरकार को कैसे गिराया जाए, विपक्ष विहीन भारत बनाने का ये उसी दिशा में एक उठाया हुआ कदम है। नमस्कार, सुरक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। विधानसभा के अलग गुट के रूप में मान्यता के लिए जरूरी विधायकों की संख्या गुवाहाटी में जुटा ली गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने अभी तक उम्मीदें नहीं छोड़ी है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के बयान से कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि शिंदे गुट से बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है, और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि सरकार बचाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। सदन में और सड़क पर हर जगह वो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा था कि बागी विधायकों को बगावत की कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़ने भिड़ने और कीमत चुकाने की बात कर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही बता सकते हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी के सियासी संघर्ष का लक्ष्य अब बदलता जा रहा है। पहले यह सरकार बचाने के लिए थी, फिर यह पार्टी बचाने के लिए हुई, और अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि अब यह लड़ाई अपनी साख बचाने के लिए लड़ी जा रही है। अपने पैनलिस्ट के साथ आज हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिना नंबर के सरकार बचाने का फार्मूला संजय राउत क्या है यह जाने, और शरद पवार बागी विधायकों से बगावत की कीमत क्या वसूलना चाहते हैं इस पर भी बात करेंगे। साथ में यह भी बात करेंगे कि महाराष्ट्र का सियासी घमासान शांत कैसे होगा, शांत कब होगा, और विधायकों की जो सेना गुवाहाटी में मुंबई कूच के लिए तैयार बैठी है उसे सेनापति कब मिलेगा, यह भी चर्चा करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। लेकिन पहले एक बार नजर डालते हैं महाराष्ट्र के सियासी गणित पर। अभी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे आप पीछे में जो देख रहे हैं कि महाराष्ट्र पर जो माथापच्ची हो रही है उसमें कुल 287 जो संख्या, हालांकि 288 की एक खाली है जगह, तो 287 है। उसमें बीजेपी के पास 106, एनसीपी के पास 53, शिवसेना के पास 55, कांग्रेस के पास 44, अन्य के पास 29 और मैजिक नंबर जो कि सरकार बनाने के लिए जरूरी है वो 145 का है। जो माथापच्ची है उस माथापच्ची में ये आंकड़े जो है शुरुआती दौर में थे जब उद्धव सरकार बनी थी, लेकिन अभी जो माथापच्ची है, अभी जिस तरीके से गणित दिन ब दिन जो चेंज हो रहा है उसमें जो नए समीकरण बन रहे हैं वो इस तरीके से है कि बीजेपी जो है वो 106, शिंदे गुट जो है वो उनके पास 42 शिवसेना के विधायक हैं और 7 जो है अन्य है। इसके अलावा जो अन्य जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां वो 12 विधायक हैं, और कुल यानी 167, यानी मैजिक नंबर जो 145 है उससे 22 नंबर ज़्यादा, यानी 22 विधायकों की संख्या जो है ज़्यादा है। यानी अगर सरकार बनाना है तो सरकार बनाने के लिए जो जरूरी नंबर है उसमें उससे 22 विधायक ज़्यादा है इस गुट के पास। वो चाहे तो कभी भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने में अभी बहुत सारी पेच है। केवल नंबर बनाने से या नंबर जुटाने से केवल नहीं होगा। तीसरा जो समीकरण है वो समीकरण है कि जब बागी विधायक दूसरी तरफ यानी शिंदे गुट में चले गए तो शिवसेना के पास यानी उद्धव ठाकरे के पास बचे हैं केवल 13 विधायक, एनसीपी के उसमें से 53 विधायक हैं, कांग्रेस के 44 हैं, और जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं वो सब मिलाकर के 10 हैं। कुल हो जाता है 120, और जो कम मैजिक नंबर से 25 जो है वो कम है। यानी जो दूसरा गुट शिंदे का गुट है बीजेपी के साथ मिलकर के 22 विधायक ज्यादा मिल रहे हैं उसे, तो जो दूसरा उद्धव ठाकरे के साथ जो गुट बचा हुआ है उसमें 25 विधायकों की कमी है। फिर भी संजय राउत और शरद पवार कह रहे हैं कि भाई हमारे पास नंबर है, हम बना लेंगे और सड़क पे भी लड़ाई जीतेंगे और सदन में भी लड़ाई जीतेंगे। क्या है बिना नंबर के, बिना विधायक के सरकार बनाने का फार्मूला क्या होगा ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ जो प्रतिक्रियाएं आई है वो प्रतिक्रिया दिन भर भी आप सुन रहे हैं, लेकिन एक बार चर्चा से पहले इन प्रतिक्रियाओं को सुनना जरूरी है। एक बार सुनते हैं कि क्या कहा संजय राउत ने, क्या कहा जो शरद पवार जो है उन्होंने क्या कहा, और भी एक दो प्रतिक्रियाएं पहले सुन लेते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे आपका, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे माननीय शरद पवार जी से, गृह मंत्री वलसे पाटिल साहब थे, वहाँ
मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज। और भी पूरा देश का जितना विधायकगण है सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, असम में आइए। मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा और मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और असम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। मेरा पता नहीं है, लेकिन असम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए असम में। शिवसेना में जिस तरह का जो गतिविधि हो रही है, जो वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वो यूँ ही नहीं हो रहा है। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, जब से महाराष्ट्र गठबंधन की सरकार बनी वहाँ अगाड़ी की, तब से लगातार ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रही है। ये मैं समझता हूँ कि तीसरी बार ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ की सरकार को कैसे गिराया जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक लक्ष्य है विपक्ष विहीन भारत बनाने का, ये उसी दिशा में एक उठाया हुआ कदम है। तो गुवाहाटी में सेना तैयार है, सेनापति का इंतजार है, और महाराष्ट्र में इधर उनके इंतजार में एनसीपी के नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके बागी विधायक आएँ और कब उनका वो स्वागत करें। उनसे सड़क पे लड़ाई करने को भी तैयार है, सदन में लड़ाई करने को भी तैयार है। क्या है इस बयान का मतलब? संजय राउत ने जो कहा है उस बयान का मतलब क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ गए हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, स्वागत है बृजमोहन जी आपका। राजपुंज जी हमारे साथ है, शिवसेना के प्रवक्ता। इसके अलावा जयंत माइनकर है, वरिष्ठ पत्रकार है, मुंबई से है और बहुत ही नज़दीक से पूरे प्रकरण पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके अलावा ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ है, संविधान विशेषज्ञ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। हम सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत बृजमोहन श्रीवास्तव जी से करना चाहूँगा। बृजमोहन जी स्वागत है आपका। और पिछले 4 दिनों से जब से यह मसला हुआ है तब से आप लोग टेलीविजन स्क्रीन से गायब थे, लेकिन आज आप आए हैं और शायद मुझे लगता है कि पार्टी की तरफ से आने की इजाज़त आपको मिल गई है, क्योंकि पार्टी ने शायद जो है लाइन तय कर दी होगी कि प्रवक्ताओं को क्या बोलना है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो मसला है पूरा, सब आप समझ रहे होंगे, हमसे ज़्यादा समझ रहे होंगे क्योंकि आपकी पार्टी वहाँ सत्ता में है, लेकिन ये जो बयान दिया है कल शरद पवार जी ने, आपके नेता, और आज जो संजय राउत जी ने कहा है, उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा, ये बयान जो है इसके मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इनके बयानों के मतलब हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या है मतलब। वो बिना नंबर के सरकार बनाने का फार्मूला क्या है, ये तो राजपुंज जी से पूछूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रकाश आप भी डालें इस पे कि बिना नंबर के, बिना विधायकों के सरकार कैसे बनाएंगे, आप कैसे बचाएंगे? हाँ, देखिए मुकेश जी, एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी, हम लोग मैं लगातार चैनल्स पे हूं। ये बात जरूर है कि मैं सुदर्शन पे नहीं पहुंच पाया था, और आपके जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी जी, कि चूंकि अगर मेरे को विधिवत समय पे जानकारी मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से रहूंगा, और इसलिए मैंने तो आज खुद सुबह टेलीफोन लगा के पूछ दिया था। तो ये मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। चलिए मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, अपनी शिकायत वापस लेता हूँ जी। अब जहां तक महाविकास अघाड़ी सरकार की बात है तो मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी सरकार के पास वहां पे स्पष्ट पूरा भरपूर बहुमत है। किसी भी प्रकार के हमारी सरकार को बहुमत के आधार पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है उस दिन से ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं ने सरकार को हटाने की कोशिश ना की हो, और हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने उनको पराजित ना किया हो। ये पिछले 2.5 साल से, ये पिछले 31 महीने से लगातार ये चल रहा है जी। अब ये भी जो हुआ है ये भी उसी की श्रृंखला है, उसी श्रृंखला में चल रहा है, और मुझे लगता है पूरे 5 साल चलेगा। तो इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। अब जो आपने एक और जो प्रश्न पूछा जी कि बगैर संख्या के, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि संख्या का यहाँ पे मुद्दा ही नहीं है। इसलिए संख्या का मुद्दा नहीं है कि ये संख्या का तय कौन करेगा। संख्या की गिनती बिल्कुल
सदन करेगी। और जब तक ये मुद्दा सदन में नहीं पहुंचेगा तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। ये असम में बैठ के तो तय नहीं हो सकता, नहीं, ये तब सूरत तक में बैठ के तो तो आप तय नहीं हो मुख्यमंत्री सकता। है ही, तब तक तो आप मुख्यमंत्री हैं ही। भले आपने संकेत देने की कोशिश की, आप मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ने की जरूरत नहीं थी, आप रहते मुख्यमंत्री आवास में। तो मुख्यमंत्री आवास क्यों छोड़ा? आपके मंत्री जो हैं वो अपने प्रोफाइल से, ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री पद हटा रहे हैं, तो ये क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए कि जो उन्होंने वर्षा को छोड़कर जो मातोश्री पहुंचे आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, ये निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इस पे मैं सोचता हूं कि सार्वजनिक रूप से हम लोग बात तो कर सकते हैं, पर ये व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो वहां मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री देखिए, पूरा मसला ये जो बृजमोहन जी, ये पूरा मसला ही यही है कि एक मुख्यमंत्री केवल अगर व्यक्तिगत फैसले लेता है और अपने व्यक्तिगत फैसले से सरकार चलाता है तो डेमोक्रेसी में ये नहीं चलेगा, ये कहीं नहीं चलता है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उनके व्यक्तिगत फैसले से सरकार नहीं चलेगी, देश नहीं चलेगा और राज्य भी नहीं चलेगा। और यही लड़ाई है शिंदे की, या जो नाराज विधायक हैं उनकी यही लड़ाई है कि वो अपने व्यक्तिगत फैसले सरकार पे थोपते हैं। मैं सोचता हूँ शायद ये उनकी ऐसी लड़ाई नहीं है, लड़ाई के पीछे कारण कुछ और है, वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। मैंने सिर्फ मातोश्री की बात की, आपने कहा कि वर्षा छोड़ के वो मातोश्री चले गए, उसमें मैंने कहा वर्षा छोड़ के जाना नहीं, वर्षा में कोई ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके वो अपने आवास मातोश्री में चले गए। मुख्यमंत्री आवास, देखिए वर्षा ठीक है लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास है ना। तो आपने एक संदेश देने की, आप बोल रहे कि मैं इस्तीफा भी दे दूंगा, तो इस्तीफा दे दीजिए, तब आप समझेंगे ना लोग। तो ये बात है, बिना नंबर के आप सरकार चला लेंगे, ठीक है, जब तक आपसे विश्वास हासिल करने के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक तो सरकार है। लेकिन जिस दिन आपसे सदन में विश्वास हासिल करने के लिए कहा जाएगा उस दिन क्या करेंगे? देखिए मुकेश जी, हर राजनेता अपने समर्थकों को अपने से जोड़ने के लिए बातचीत करता है। अब उसके लिए जो बेहतर तरीका आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने महसूस किया कि मैं एक अपील करूं, फिर उसके बाद मैं वहां से निकल के इधर आ जाऊं, तो अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को वो किस प्रकार से प्रेरित करते हैं ये वो जानते हैं, क्योंकि वो लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ जी रहे हैं, वो उनके साथ लगातार संपर्क में है, तो ये उनका तरीका है। लेकिन मैं आपसे जो असली बात कहना चाहता हूं कि ये जो लोग वहां असम में जाकर बैठे हुए हैं, राजनीति का सिद्धांत है कि अगर उनके पास बहुमत होता तो एक क्षण के लिए भी वो असम में नहीं रुकते, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। ब्रेक अवे ग्रुप बनाने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। 37 विधायकों का होना, जिस दिन वो कहते हैं 38 विधायक, तो क्यों नहीं आ जाते मुंबई? आए ना, कौन रोक रहा है उनको? शक्ति प्रदर्शन करे। क्यों नहीं आ रहे वो तो आज संजय राउत के बयान से साफ हो गया। तो क्यों नहीं आ रहे? आप धमका रहे हैं, आप गुंडाई कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आओ हम तुमको निपट लेंगे, तुमने बगावत की है, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन आएगा आपके सामने? आप लोग तो वहाँ के डॉन हैं, आपकी सरकार है वहाँ पे, पुलिस आपके पास है, आपके पास वहाँ पर कार्यकर्ता है, प्रशासन आपके हाथ में है, इसीलिए तो बेचारे छुप कप के भागे थे। हम लोग राजनीति में हिंसा के पक्षधर नहीं है। नहीं, पक्षधर नहीं है, लेकिन राजनीति में बोलना और करना दोनों में काफी फर्क भी होता है, ये आप भी समझते होंगे। शिवसेना के राजपुंज जी हमारे साथ हैं जी, राजपुंज जी, क्या आपको भी लगता है कि अभी भी शिवसेना में जो 37, जो कि एक अलग गुट बनाने के लिए जरूरी है 37 का नंबर, क्या अभी भी आपको लगता है कि शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का समर्थन नहीं है, इसीलिए वो मुंबई नहीं आ रहे हैं, या वजह कुछ और है? उनके पास 37 हैं, 35 हैं, 32 हैं, 30 हैं, जो भी हैं वो साबित करें। बिल्कुल श्रीवास्तव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपके पास जो भी है, भाई ऐसे तो नहीं है आप मैं और आप सबसे मिलके फोटो खिंचवा लूं एक बड़ी सी खड़ी करके, उसके बाद कहूँ जी ये सब मेरे साथ है, तो सब मैं उन्हें बोलूंगा तो वो हाथ भी हिला देंगे, सब कुछ जयकारा भी लगाएंगे, जो भी करेंगे, नारे भी लगाएंगे, सब कुछ करें। बट द ओरिजिनल थिंग इज दैट कि उनको पे प्रूव करना पड़ेगा, उनको वहां पे अपने आप को काउंट कराना पड़ेगा। व्हेनेवर यू टेक द डिसीजन कि आपने क्या करना क्या नहीं करना, तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल तकनीकी रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपने बगावत की है, अगर आपके पास नंबर है, तो भाई सदन के भीतर में आपको वो नंबर दिखाना होगा। और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो कि अभी उपाध्यक्ष जो है, उन्हीं को अध्यक्ष का भी पावर मिला हुआ है, तो उनके सामने आपको परेड करना होगा, उनके सामने नंबर दिखाने होंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं इससे, क्योंकि तकनीकी तौर पे तो ये चाहिए। लेकिन जो नंबर हैं वहां पे, जो तस्वीरें आई हैं, जो बयान आ रहे हैं, जिस नंबर के सिग्नेचर भी भेजे जा रहे हैं, पहले 26 भेजा, फिर 38 भेजा, और अब बोल रहे हैं 40 विधायकों का उनके पास समर्थन है। मान लीजिए उनके पास नहीं है, मैं मान लेता हूं आप जो कह रहे हैं,
आपके पास क्या है, आप तो दिखाइए ना। आप तो कह रहे हैं आपने में भी बैठक बुलाई थी, कैबिनेट की बैठक बुलाई, विधायकों की बैठक बुलाई, पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, लेकिन कहीं भी नंबर आपके पास भी नहीं थे। मुकेश जी, हमारे पास तीर कमान है, हमारे पास शिवसेना है, ठीक है। और तीर जो होते हैं वो तर्कश के अंदर कौन से होते हैं वो ऑब्वियस है कि वही जानता है जिसके पास तीर कमान होता है, ठीक है। वहां पर लास्ट जो होता है, कहते हैं, आपने भी रामायण भी देखी होगी, महाभारत भी देखी होगी, हम सब ने देखी है, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड ने देखी है वो। और उसके अंदर आपने देखे होंगे तीर चले होंगे एक दूसरे के ऊपर, बहुत सारे तीर चले होंगे। तीर चलने के बाद लास्ट एक तीर होता है जिसका नाम हर किसी को जहन में है, हर कोई उसको जानता है, वो है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र भी होता है एक तीर। तो ऑब्वियस है कि आज शिवसेना के पास तीर कमान है और हम एक बिल्कुल, मतलब आपके पास अभी ब्रह्मास्त्र बाकी है और उस ब्रह्मास्त्र के जरिए जो है ये जंग जीतना है आपको, और या उसी के बूते दावा किया जा रहा है कि हम ये जंग जीतेंगे। माइनकर जी, ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे, कौन सा ब्रह्मास्त्र हो सकता है? क्योंकि आप बहुत जी, शिवसेना एक जमाने में बाला साहब ठाकरे के स्पीच जी, यानी बाला साहब ठाकरे को वो ब्रह्मास्त्र मानते थे जी, और वो 2004 से जब से बाला साहब की तबीयत जरा कम अच्छी नहीं रहती थी वगैरह, तब से वो ब्रह्मास्त्र इलेक्शन के टाइम पे तभी यूज करना जब वो बहुत जरूरत है, ऐसा वो ब्रह्मास्त्र था जी। अभी के बारे में उनका ब्रह्मास्त्र मैं आपको बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है छुपाया हुआ है जी। उन्होंने उनके जो सुनील प्रभु नाम के नए व्हीप बने हैं, जो बनाने का हक नए गुट नेता को है और नया गुट नेता बनाने का हक पक्ष प्रमुख को है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वहां कोई हाथ उठा के बोला नहीं जाता कि जो मेजोरिटी है वही गुट नेता बनेगा। तो इसके लिए एकनाथ शिंदे को, उद्धव ठाकरे को ये हक है कि वो उनको हटा सकते हैं और उनकी जगह पे अजय चौधरी को ला सकते हैं, जो उन्होंने लाया जी। उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में 16 विधायक जो बागी है वो नहीं आए। अब उन्होंने एकनाथ शिंदे से लेके उन 16 विधेयकों को एक डिप्टी स्पीकर को, जो आपने बोला सही है, उनको एक नोटिस दिया है कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं कि व्हीप है हमारा कि इनकी मेंबरशिप खारिज की जाए जी। और ये याद रखिए, ये 16 उन 37 में से है जो 37 आपके हिसाब से शिवसेना के है और बागी है। अब आप ये बताइए कि व्हीप का ऑर्डर नहीं मानना ये लेजिस्लेचर में एक ऐसी चीज है कि आपको आपके पद से हटाया जा सकता है। दिस इज द रूल। बिल्कुल, मेरा और तुम्हारा रूल नहीं है, ये रूल है। नहीं, बिल्कुल, तो विधायकी चली, अगर आप व्हीप का पालन नहीं करते हैं तो आपकी विधायकी चली जाएगी, आपका मेंबरशिप जो है। बिल्कुल, अभी यूं समझ के चलो कि जिन 16 विधायकों को ये नोटिस गई है, अगर उनका ये विधायक पद चला गया तो अभी जो एकनाथ शिंदे का दावा है कि मेरे पास 37 है, वो 37 21 पे आ जाएगा और जिसमें खुद ये एकनाथ शिंदे का भी मेंबरशिप चला जाएगा। ये बात सही है। फिर बचे कितने? 21 और 19 जो अपने या 18 जो उद्धव ठाकरे के पास है, यानी ये सब मिला के जो भी हो जाएंगे करीब करीब 39। अब ये उद्धव ठाकरे को लग रहा है या बची हुई शिवसेना को लग रहा है कि 39 के साथ हम फिर से बात कर सकते हैं, जिसमें से बिल्कुल, मतलब माइनकर जी, आप ये कह रहे हैं कि कुछ विधायकों की सदस्यता जो है वो खत्म करने के बाद विधानसभा की कैपेसिटी कम कर देंगे और उसके बाद जो नई कैपेसिटी होगी उसमें हमारी मेजोरिटी हो जाएगी, जितने नंबर्स हैं उतना हम कम कर लेंगे अपनी मुताबिक, क्योंकि सरकार आपका है, विधानसभा अध्यक्ष आपके हैं, व्हीप आपके हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे कर लेंगे। लेकिन भाई साहब, ये डेमोक्रेसी है, ये भारत है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है और यहाँ राज्यपाल भी है। सब चीज आपका नहीं चलेगा, आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते भाई, नियम कानून से चलेगा ना, नियम कानून से चलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप अपने मन से व्हीप जारी, अरे व्हीप का जवाब, व्हीप केवल जारी करना नहीं करना, ठीक है माइनकर जी, ठीक है हमारे साथ। इसीलिए मैं आज समझ रहा था कि ये सारे पेचीदगियां जो है वो आएंगी बहस में, इसलिए मैंने ज्ञान प्रकाश जी को यहाँ पर बुलाया है। विशेषज्ञ है, संविधान के वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, मुझे लगता है कि ये प्रकाश डाल पाएंगे इस पे और ये जो बताएंगे शायद लगता है आपको भी मंजूर होगा और हमें भी मंजूर होगा, दर्शक को भी अच्छा लगेगा। ज्ञान प्रकाश जी, ये जो स्थिति बन रही है, जो कह रहे हैं कि भाई व्हीप का पालन करेंगे, हमने व्हीप दे दिया है, जो 17 विधायक 16 विधायक जो उद्धव ठाकरे की मीटिंग में नहीं आए थे
उन सभी विधायकों को व्हिप जारी करके उनकी सदस्यता जो है वो खत्म कर दी जाएगी और कैपेसिटी कम कर देंगे और हमारी मेजोरिटी हो जाएगी। क्या आपको लगता है संभव है? देखिए, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो जो स्पीकर के सामने उन्होंने उनके इनएलिजिबिलिटी का जो एप्लीकेशन दी है, वो अगर जेन्युइनली देखा जाए न्याय के हिसाब से तो वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि व्हिप जो है वो एक तो फ्लोर ऑफ द असेंबली के फ्लोर पे क्या कहते हैं डिसाइड होती है, और बहुमत भी असेंबली के फ्लोर पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुमत जो होगा वो असेंबली के फ्लोर पे देखा जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें दो डेवलपमेंट्स बड़े क्रूशियल हैं। एक तो ये है कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे को पार्लियामेंट्री बोर्ड असेंबली के जो नेता थे उस पद से हटाया है। बिल्कुल। और कोई चौधरी को बनाया उन्होंने नेता, अजय चौधरी। तो जी। सवाल इस बात का है कि जो असेंबली में जितने भी एमएलएज हैं, जब उनमें ज्यादा संख्या शिंदे के साथ है तो आखिर वो दूसरे साहब कैसे क्या कहते हैं नेता बन गए, ये अहम चीज है। बिल्कुल। और एक्चुअल शिवसेना कौन सी है? एक्चुअल शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली रहेगी या जिसके साथ ज्यादा बहुमत होगा उसके वो रहेगी? क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें सिर्फ 1/3 का राइडर है कि 1/3 से ज्यादा 2/3 जी 2/3 और 1/3 का वो कैलकुलेशन है कि 1/3 से कम पे अगर मान लीजिएगा डिफेक्ट होते हैं तो फिर क्या कहते हैं जो है उनकी सदस्यता खत्म होगी जी। 2/3 नहीं है, 1/3 से कम अगर लोग डिफेक्ट होके जाएंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। 2/3 में अलग गुट की मान्यता मिलेगी। जी बिल्कुल। अलग गुट की मान्यता के लिए 1/3 से ज्यादा होने चाहिए जी। तो 1/3 से ज्यादा तो क्या कहते हैं ऑलरेडी शिंदे के साथ हैं। तो उन्होंने जो शिंदे गुट ने जो ये कहा है कि भाई हमें असली शिवसेना की जो है एक वो दी जाए, स्टेटस दिया जाए, वो उनका वैलिड ग्राउंड है, क्योंकि जो एक्चुअल नेता है वो शिंदे ही है जो आउट ऑफ असेंबली दिख रहा है। अब एक्चुअल जो है सिचुएशन असेंबली के फ्लोर पे पता चलेगी, तो असेंबली के फ्लोर पे जो राजनीतिक परिस्थिति दिखती है उसमें नहीं लगता कि उद्धव सरकार बच पाएगी, उद्धव सरकार गिरेगी जरूर। तो कानूनी रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों रूप से जो है वो शिंदे के पक्ष मजबूत ज्यादा दिखता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये तो दिख रहा है नंबर पे, आप मान लीजिए सही में मजबूत भी दिख रहा है, लेकिन वो गुवाहाटी में दिख रहा है ना, मुंबई आने पे ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा इस बात का संशय है ना। और इसी बात को संजय राउत भी कह रहे हैं, शरद पवार भी इशारा कर रहे हैं कि भाई मुंबई में आकर के दिखाओ। मुंबई में अगर यही स्थिति बनी रही, वो वहीं पर रहे, तो फिर सरकार तो चलती रहेगी। आप नाराज रहिए, चाहे अलग गुट बना लीजिए, लेकिन आप नाराज हैं और आप सरकार को गिराना चाहते हैं तो आपको सदन तक तो आना होगा ना, तो कैसे आएंगे वो? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का अगर मामला इशू उठता है और अगर मान लीजिएगा असेंबली तक विधायकों को नहीं पहुंचने दिया जाता, चाहे वो पुलिस की जोर जबरदस्ती से हो या किसी और तरीके से हो, गुंडागर्दी से हो, तो डेमोक्रेसी में ये चीजें नहीं चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट बैठी है इन चीजों के लिए और हर सूरत में जो है असेंबली के फ्लोर पे ये चीजें डिसाइड होंगी कि किसके साथ में एक्चुअल बहुमत है। जो वीडियो क्या कहते हैं जो शिंदे का आया जिसमें वो अपने 42 से ज्यादा क्या कहते हैं एमएलए के साथ दिख रहे हैं, उससे क्लियर पोजीशन है कि उसके साथ शिंदे जी के साथ जो है ज्यादा लोग हैं। अब वो अगर उनकी बैठक में कुछ लोग नहीं आए तो बैठक के लिए व्हिप नहीं होती, बैठक तो 10 होती रहती हैं। व्हिप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है जिसमें आपको पेश होना पड़ता है, तो वो भी असेंबली में देखा जाएगा ना। तो बिल्कुल। और दूसरा अगर मान लीजिएगा नहीं ठीक है, मैं आपने ये बात सही कही, लेकिन एक सवाल यहाँ पे मेरा है कि मान लीजिए असेंबली में व्हिप जारी होगा और असेंबली में देखा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर असेंबली में आप अगर शिवसेना से अलग जाकर के वोट किए तो सदस्यता तो वहाँ भी जा सकती है ना। अगर आपको अलग गुट के रूप में मान्यता नहीं दे विधानसभा अध्यक्ष और आप व्हिप जारी कर दिया उधर से, जो नए जो नेता हैं सदन के, उन्होंने व्हिप जारी कर दिया और आपको अलग गुट की मान्यता नहीं है और आपने अगेंस्ट में वोट डाल दिया, तब तो आपकी विधायकी खत्म हो जाएगी, तब तो फिर तो सरकार रह जाएगी यहाँ पे। तब तो आप सरकार कैसे बोल रहे हैं गिरा देंगे हम? उनकी व्हिप भी चैलेंज हो जाएगी जब वो नेता ही नहीं रहेंगे, जब उनके साथ बहुमत ही नहीं होगा तो उनको व्हिप देने का क्या राइट है? व्हिप देने का राइट उसको है जो एक्चुअल पावर में और पोजीशन में व्यक्ति है। नहीं, ये तो डिसाइड विधानसभा अध्यक्ष करेंगे ना, ये तो फ्लोर पे डिसाइड होगा। मुझे लगता है मुकेश जी, मैं जी
मैं जी, आदरणीय बृजमोहन विधि जी। विशेषज्ञ से जी। मैं आदरणीय विधि विशेषज्ञ से बात पूछना चाह रहा था। मैंने कहीं पढ़ा था 10th शेड्यूल। ये 10th शेड्यूल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या है ये? एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें 1/3 से कम पे अगर कोई क्या कहते हैं निकल के जाता है पार्टी से तो उसकी सदस्यता रद्द होगी। लेकिन 1/3 से ज्यादा है शिंदे गुट के साथ में। मुझे 1/3 या 2/3 में मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है आपको। 2/3 अगर निकल के जाते हैं तब ये मुझे भी मुकेश जी, मुझे भी 2/3 का 60, अगर 100 के आंकड़े को आप लेंगे तो 60 ऐसा है मुकेश जी। जी, अब मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जी। एक्चुअली क्या हुआ है इस पूरे मामले में जी कि आदरणीय, मैं विधि विशेषज्ञ जी के ज्ञान पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, पहले मैं बता ये दूं। कंफ्यूजन होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जो ये शिंदे साहब का जो गुट था उसको किसी ने पहले यही समझा दिया कि 1/3 अगर हो जाएंगे तो आप अपना अलग गुट बना सकते हो। तो बेचारे 12 लोगों को लेके पहुंच गए सूरत। फिर किसी ने कहा नहीं साहब, ये 1/3 नहीं है, ये कुछ और भी होता है। तो फिर उन्होंने दूसरा विज्ञापन दिया, नहीं हमारे साथ तो 22 लोग आ गए हैं। फिर किसी ने कहा भाई 22 से भी काम नहीं बनेगा, इस पे 2/3 चाहिए, 37 लोग चाहिए, 55 देखिए ये तो बृजमोहन जी मैं जानता हूँ आप काफी इंटेलिजेंट है, आप काफी इंटेलिजेंट है। ये तो तुरंत आपने बनाया है इस 1/3 वाले ये को लेकर के। लेकिन एक चीज बृजमोहन जी, जो तस्वीरें आ रही है, वीडियो जारी किया गया है, आप उसमें गिन लीजिए ना। वो वीडियो में आपके पास भी है, वो तस्वीरें भी, आप उसमें गिन लीजिए कितने लोग हैं। उसमें चेहरे बिल्कुल साफ हैं, आप पहचान सकते हैं कि वो आपके विधायक हैं या शिवसेना के विधायक हैं। सारे विधायक हैं और कुछ जो साथ जो है वो बाहर के निर्दलीय भी हैं, शिवसेना के बाहर के। मैं तो आपको याद दिलाऊंगा, हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने टूल किट की बड़ी व्याख्या की थी आज से 2 साल पहले भी। टूल किट आ गया और टूल किट से ये हो जाएगा। तो इस बार जो टूल किट आए हैं, एक टूल किट का नाम है ईडी टूल किट, दूसरे का है सीबीआई टूल किट, तीसरे का है इनकम टैक्स टूल किट और चौथे का है मनी टूल किट। ये 4 टूल किट इस समय देश में काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो पुराने टूल किट है सर। ये तो आप लोगों ने भी यूज किया है। ये ऐसा थोड़ी है नया टूल किट बनाया गया, आविष्कार हुआ है इसका। ये तो आप लोग भी यूज करते रहे हैं। क्या आपने यूज नहीं किया इसको? नहीं हुआ है ना। झारखंड सूटकेस कांड क्या था भाई? सबको पता है। ये जो टूल किट आप बता रहे हैं, वो टूल किट वर्षों से, जब से भारत आजाद हुआ है तब से इस टूल किट का इस्तेमाल होता रहा है और सबको ये अपने अपने हिसाब से करते हैं। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने भी किया था, और इसलिए इस टूल किट पे हम बात नहीं करेंगे। बृजमोहन जी एक चीज बताइए कि आपको लग रहा है जिस तरीके से माइनकर जी बता रहे हैं कि नहीं नंबर कम है और सारा उलटफेर वीप पे है, वीप अगर डालेंगे तो कम हो जाएगी कैपेसिटी और हम सरकार बना लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है इतनी आसानी से सब चीज़ हो जाएगा? आपको लगता है कि आप जिस तरीके से बुला रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं और आपकी सरकार चलती रहेगी? आपको लगता है कि इसके पीछे में बीजेपी भी है, जैसा कि अभी जी मुकेश जी, ये आपने बहुत एक गंभीर प्रश्न किया और इस पे बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं जी। ये बात सच है कि अब ये सारा मामला धीरे धीरे कानूनी पेचीदगियों की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसका अंतिम जो फैसला होगा वो कानून के माध्यम से ही होगा। और जब भी शक्ति परीक्षण होता है तो शक्ति परीक्षण के लिए फ्लोर ऑफ हाउस ही सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रक्रिया है जी। जब तक ये सारा मामला फ्लोर ऑफ हाउस में नहीं जाएगा तब तक ये दावे चलते रहेंगे। कोई कहेगा हमारे पास इतने, दूसरे पक्ष बोलेगा हमारे पास इतने। अंततोगत्वा इसके लिए कोई एक तरीका तो होगा, वो तरीका संविधान ने निहित किया हुआ है। ये मालूम था कि इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग असम में बैठे हैं वो भी समझदार लोग हैं, वो भी लॉ मेकर हैं, और जो महाराष्ट्र में हमारे साथी हैं वो भी सब लॉ मेकर हैं। वो जानते हैं कि इसका अंतिम फैसला हमको फ्लोर ऑफ हाउस पे जाके करना पड़ेगा। वहां पर वो लोग भी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ढंग से हम अपनी संख्या की वृद्धि करें जो उनसे नहीं हो पा रही है, तभी वो वहां पे बैठे हुए हैं। ये राजनीति का एक मूलभूत बृजमोहन जी ये मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा। वो तो वहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप यहाँ पर धमकी दे रहे हैं उन्हें। शरद पवार जो है आपके नेता, वो कह रहे हैं कि कीमत चुकानी पड़ेगी। संजय राउत कहते हैं कि हम सड़क पे भी जीत लेंगे, सड़क पे भी देख लेंगे, सदन में भी देख लेंगे। तो आप तो मतलब बाहुबल पे आ गए हैं आप तो। आप ये नया टूल किट है, ये आपका नया टूल किट है जो आप जो है धमका करके लोगों को कह रहे हैं बेटा वहीं रहो, यहाँ आए तो हम देख लेंगे तुमको। नहीं, आदरणीय शरद पवार जी ने कल जो कहा, उन्होंने कहा कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत उनको कॉन्सिक्वेंसेस
फेस करना पड़ेंगे। अगर वो विप का अगर पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मेंबरशिप जाएगी। इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल, इसको तो हर एक जो विधायक वहां पर गुवाहाटी में बैठा हुआ है सब कोई जानता है, ये तो कोई नई बात नहीं है। आदरणीय पवार साहब ने वही बोला है, मतलब कोई धमकी नहीं दी है। आदरणीय पवार साहब ने उसी बात को कहा है। जहां तक बात संजय राउत साहब की है, उनका तात्पर्य जो मैं समझ पा रहा हूं, उनका तात्पर्य यह है कि हम अब चुनाव में आने के लिए भी तैयार हैं। अगर सड़क पे ये लड़ाई लड़नी है, अगर यही फैसला करना है कि महाराष्ट्र में ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार वो बेहतर है या भारतीय जनता पार्टी बेहतर है, अगर ये फैसला करना तो हम सड़क पे आके चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उनका तात्पर्य ये तात्पर्य कैसे हो सकता है बृजमोहन जी? ये तात्पर्य कैसे हो सकता है? जनता ने तो बीजेपी और शिवसेना को ही तो मैंडेट दिया था, तो फिर नए रूप से उसी चीज को थोड़ा ही साबित करना। जनता ने तो बगावत नहीं की है ना, जनता ने तो बगावत नहीं की है, जनता ने कोई आंदोलन नहीं किया है। ये तो विद इन द पार्टी का मामला है ना। ये अगर जनता अगर बगावत करती, जनता अगर सवाल पूछती, तब ये जवाब उनका माना जा सकता था। लेकिन जनता ने तो कुछ किया नहीं है। जनता ने तो मैंडेट ही दिया था साथ में चुनाव में साथ में सरकार बनाने के लिए। नहीं मुकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन जब मैं पीछे पलट के कभी कश्मीर की तरफ देखता हूं तो वहां तो दोनों पार्टी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ा था। मैं यदि बिहार की तरफ देखता हूं, मैं तो ठीक है वही कह रहा हूं, जो हाल कश्मीर में हुआ तो वही बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हाल कश्मीर में हुआ वही हाल महाराष्ट्र में भी होना चाहिए तब तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में कहने का या किसी और को इस मामले में नहीं कहने की भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल चुप्पी साध रखी है और कुछ नहीं बोले। हालांकि तारिक अनवर ने जो कहा है कि सबके पीछे बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं इस बात को कि बीजेपी है, क्योंकि बिना किसी बड़ी पार्टी के सहायता के ये बगावत नहीं हो सकती। और जो नंबर गेम है शिंदे के पास, वो नंबर तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक बीजेपी के नंबर उससे नहीं मिलेंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं कि छुपी छुपाई बात है, ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन एक चीज़ मैं राजपुंज जी आपसे जानना चाहूँगा और माइनकर जी आपसे भी, क्या ये जो स्थिति है जो कि आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम देख लेंगे और हम जो है वहीं से बयानबाजी करते रहेंगे, ये स्थिति कितने दिनों तक चलेगी? ये बहुत ज़्यादा दिन तक तो चलेगी नहीं, तो फिर आगे रास्ता कैसे निकलेगा? राज जी, इस प्रकार से कोई इस प्रकार से जी इस प्रकार से यही कहा आप आइए, ये बोला तो इस देश में आप ऐसा हो सकता है, आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते सर। ये तो आप हाथ चलाने या इस प्रकार से मुष्टि प्रहार या कुछ भी करने से आप 20 बार सोचेंगे सर। आप ऐसा थोड़ी कि आप किसी को ऐसे धमकी कौन दे सकता है इस देश के अंदर, कैसी बात? मतलब ये तो बिल्कुल देखिए, शिवसेना इसी तरीके से काम करती रही है। और अभी जो एक बाल ठाकरे जी का जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो तो इसीलिए किया जा रहा है ना, जो पहले जो बागी हैं उसको पहले पीटो फिर बात करो, तो लोग तो डरेंगे ना सर। आप भले आज नहीं करें ऐसा, आज आप नहीं करें, आप समझदार हैं, लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, आप ऐसा ना करें, लेकिन डर तो लगता है ना सर। पार्टी तो वही है, गुंडे तो है आपके पास, गुंडई का रिकॉर्ड भी है। शिवसैनिक है तो ऑब्वियस है वो डरते तो नहीं। शिवसैनिक है तो शिवसैनिक तो डरता नहीं कभी, शिवसैनिक तो कभी डर ही नहीं सकता, क्योंकि वो नाम ही शिवसैनिक है। बिल्कुल, जो ब्रह्मांड के मालिक है, पूरे दुनिया को जो चलाते हैं भगवान शिव, उसके नाम ही उनका आगे जुड़ा हुआ, तो नाम ही शिव है, तो फिर कहां से डरेगा वो? मतलब डरे नहीं, आ जाए आप सड़क पर, पहले फैसला कर लें फिर सदन में जाए, आप ये चाह रहे हैं? उन्होंने ये नहीं बोला, आदरणीय संजय राउत जी ने ये बोला सड़क, कागज और सदन पर MBA नहीं, उन्होंने चैलेंज भी किया ना, ये बोलता ये तो मेरा अब चैलेंज है। तो ये चैलेंज क्या है? देखिए, अब इसको आपको इस चैलेंज की दृष्टि, किसी को कुछ नजर आएगा, किसी को कुछ नजर आएगा, किसी को सफेद आएगा, किसी आई साइड वीक है उसे कोई लाल नजर आ जाएगा, शायद किसी को और हरा नजर आ जाएगा, तो किसी को कुछ ना कुछ नजर आएगा ही आएगा। ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नजर आएगा, कुछ भी आ सकता है। अपनी अपनी जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, वैसी आपकी। माइनकर जी, क्या आपको भी यही लग रहा है जो राजपुंज जी कह रहे हैं, ये कुछ नहीं होगा भाई, आ जाइए यहाँ पर फरिया लीजिए, सदन में चलते हैं पटल पे, इतना आसान है? ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक ये विधान भवन से सूरत और सूरत से गुवाहाटी, एकदम देश के एक कोने में आपके जैसे, आपने जैसे कहा वैसे बीजेपी की सहायता से ये 40 से 50 MLA एकनाथ शिंदे की अगुवाई में भाग गए। बात सही है, आप जहां के सेनापति बनना चाहते हो उस रण मैदान में आओ। आप नहीं आते, आप कोने में बैठे रहते और बोलते रहते कि हमारे पास 50 है, आओ रण मैदान में उतरो। अगर आपके पास 37 निकले तो उद्धव ठाकरे का रेसिग्नेशन देना ही पड़ेगा, जो मैं आपके चैनल पे कई दिनों से बोल रहा हूं। और अगर 37 के नीचे आ गए
तो डिस्क्वालिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये लेकिन वह तो आए तो किसके भरोसे आए? महाराष्ट्र पुलिस के भरोसे आए, उद्धव ठाकरे के पुलिस के भरोसे आए, कि शरद पवार के पुलिस के भरोसे आए? किसके भरोसे आए यहाँ पे? आप लोग तो आने से पहले ही इतनी धमकी दे रहे हैं, तो जो लोग आना चाह रहे हैं वो भी नहीं आओ, तो उन्होंने भी तो अपना प्लान जो है पोस्टपोन कर दिया होगा। मैं इसका जवाब देता हूँ जी। आप उन्हीं के भरोसे पे आइए जिसके भरोसे पे गृह राज्य मंत्री से लेके 50 MLA लेके आप महाराष्ट्र से निकलकर वाया सूरत गुवाहाटी पहुंचे, आप उन्हीं की सुरक्षा में वापस बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रहा था, मैं भी यही कह रहा था ज्ञान प्रकाश जी। क्या जो माइनकर जी कह रहे हैं कि उनके भरोसे में आइए, यानी पहले राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, क्योंकि उनका भरोसा तो तभी होगा ना। ये कैसे? नहीं, ये कैसे भाई? तो उनके भरोसे भाई तो केंद्र सरकार की पुलिस थोड़ी है भाई साहब, फेडरल स्ट्रक्चर है, पुलिस तो भाई राज्य सरकार के पास है ना। तो राज्य सरकार की पुलिस केंद्र के लिए काम तो तभी करेगी ना जब वहां पे राष्ट्रपति शासन होगा। शासन है गुजरात में, राष्ट्रपति शासन है। नहीं भाई, वहां गुजरात की बात छोड़िए ना, आप ही ने कहा ना कि भाई वो जब उनके भरोसे आए महाराष्ट्र। मैंने बोला जिसके, तो ये राष्ट्रपति इनको भगा के लेके गए। नहीं भाई, राष्ट्रपति भगा के क्यों ले जाएंगे? आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप मैं तो क्या बिल्कुल तकनीकी तौर पे बोल रहा हूँ ना। आपने क्या कहा कि भाई उसी जिसके भरोसे आप गुजरात गए, जिसके भरोसे गुवाहाटी गए, उसी के भरोसे महाराष्ट्र आइए। तो महाराष्ट्र वहां तो अपनी सरकार है, वहां गए। जहां अपनी सरकार नहीं होती है केंद्र की, वहां पर पुलिस अगर हाथ में लेना है तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है ना। मुकेश जी, सेंट्रल पुलिस एजेंसी के अंडर, और यहाँ तक हमने भी दिखाया है कि जब सूरत में कोई मीडिया उनसे मिलने जाता था तो एक मीडिया कर्मी के पीछे 5। आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हो रही है। नहीं, जी। एक मीडिया कर्मी के पीछे 5 गुजरात के पुलिस जाते थे। आसाम में भी वही हाल है। तो इसी प्रकार से आप गुजरात की पुलिस लीजिए, आप आसाम के पुलिस लीजिए, आप सेंट्रल के पुलिस लीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सेंट्रल नहीं, जब इससे अच्छा उपाय है, जब इससे अच्छा संवैधानिक उपाय है, देखिए ये तो असंवैधानिक हो जाएगा ना। देखिए माइनकर जी, आप तो पत्रकार हैं, ये असंवैधानिक हो जाएगा ना। एक राज्य में दूसरे राज्य की पुलिस जो है वो एक राज्य में दूसरे राज्य की पुलिस नहीं आ सकती ना बिना उस राज्य की इजाजत के। कैसे आएगी? तो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना। ये होता है क्या कहीं? ब्रिजमोहन जी जी ब्रिजमोहन जी, 1 मिनट, ब्रिजमोहन जी बोलना चाह रहे हैं जी। देखिए मुकेश जी, ये बात तो सच है कि कानून व्यवस्था राज्य शासन का दायित्व है। तो मैं आपको महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से ये आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये आम आदमी तक जानकारी देना चाहता हूं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार राष्ट्र धर्म से पीछे नहीं हटेगी। सारे लोगों को वो सुरक्षा दी जाएगी। वहां पर किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा नहीं होने दी जाएगी जिससे कि हमारा लोकतंत्र कलंकित हो। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है आसाम में बैठकर, लेकिन महाविकास अघाड़ी इसको नहीं होने देगी। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, देखिए लोकतंत्र पे इमरजेंसी का कलंक लगा करके सरकार बनाने का रिकॉर्ड और सरकार बनाने का इतिहास इस देश में रहा है। इसलिए किसी के आश्वासन पे मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे। आपके नेता उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि आप आइए, बात कीजिए, लेकिन नहीं आए वो, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है। वो भी उसी पार्टी के नेता है ना, उनको पता है कि उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं और करते क्या हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी बात पे सुन करके वो आएंगे। अगर उनको भरोसा चाहिए, अगर उनको सुरक्षा का भरोसा राष्ट्रपति शासन में है, तो उनको राष्ट्रपति शासन में ही लाना चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि लोकतंत्र में ये स्थिति बहुत दिन तक उनके भरोसे के लिए लगाना, हम किसी बात कहते हैं, एक तो हम जीतेंगे या तो गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। अरे लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आइए ना, यानी चीज भी मेरी। वही देखिए, निष्पक्ष चुनाव जब होता है, निष्पक्ष चुनाव के लिए भी तो चुनाव आयोग को सारे अधिकार दे दिए जाते हैं ना। चुनाव आयोग को सारे अधिकार दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं? मुख्यमंत्री वहां पर केवल नाम का होता है चुनाव के दौरान, जब से आचार संहिता लागू। तो अभी स्पीकर के सब अधिकार है, आओ ना स्पीकर के सामने। भाई साहब वो स्पीकर आपके नहीं है ना, स्पीकर पे भी तो अरे हम तो बोलेंगे राष्ट्रपति। चलिए ठीक है, मैं ज्ञान प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा की गारंटी जिसके कारण गुवाहाटी में सारे विधायक नंबर लेकर के बैठे हुए, सेना तैयार है, सेनापति का इंतजार है और सुरक्षा की दरकार है, सुरक्षा कौन देगा? क्या महाराष्ट्र की पुलिस उन विधायकों को सुरक्षा दे पाएगी? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र उपाय है? देखिए, ड्यूटी जो है लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने की स्टेट गवर्नमेंट की है, और इन सर्कमस्टेंसेस में सीधा
राष्ट्रपति शासन लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकती है, जो सिचुएशन डेवलप हो रही है और संजय राउत के बयान के बाद में जो उन्होंने कहा है कि हम सड़क पे भी देखेंगे, तो ये सिचुएशन कुछ पाकिस्तान से मिलती जुलती है, जैसे इमरान खान के समय में पाकिस्तान में हुआ जी। तो उसके लिए जो है ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक अपनी निगरानी में जो है असेंबली के फ्लोर पे ये करा सकती है। और अगर मान लीजिएगा स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खुद क्रिएट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफियर करके और चीजों को सही रास्ते पे ला सकती है। लेकिन देखिए 41 विधायक 42 विधायक जो हैं बाहर अब हैं, वो बोल चुके हैं मैं सरकार के साथ नहीं हूँ, सरकार अल्पमत में है और सरकार बहुमत साबित करने के लिए नहीं जा रही है। बहुमत साबित करने के लिए अगर कोई बाहर से विधायक है वो सुरक्षा के कारणों से नहीं आ पा रहा है, तो आखिर फ्लोर टेस्ट होगा कैसे आप एश्योर करेंगे? देखिए, फ्लोर टेस्ट के लिए या तो हर विधायक को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्पेशल सिक्योरिटी दी जाए। जैसे ये कोई नई चीज नहीं है महाराष्ट्र के मामले में, जैसे हमने देखा कंगना रनौत के मामले में, जब वहां की सरकार पूरी तरह से मतलब उनके खिलाफ थी तो उनको सिक्योरिटी दी गई और फिर वो बॉम्बे में रहती भी है और सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें जो है हर एक उसके लिए की जा सकती है एमएलए के लिए। और वहां पे अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फिर भी अगर क्रिएट होती है तो 356 फिर उस पर विचार किया जा सकता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और ये 2 तिहाई और 1 तिहाई का मसला था, आई एम सॉरी कि वो थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे, 2 तिहाई ही है वो। बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, लेकिन विदा लेने से पहले आप सब सारे दर्शकों को और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं एक बार मातोश्री ले जाना चाहूँगा। वहाँ से कुछ अच्छी तस्वीर आ रही है। अभी उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार के बीच में बातचीत होनी थी, उस बातचीत के बाद हालांकि लगता है शायद जो है हम देर से पहुंचे तस्वीरें, लेकिन बाद में मैं जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए जितने भी मेहमान हमारे साथ हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपका, राजपुंज जी आपका, जयंत माइनकर जी और ज्ञान प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन दिन ब दिन महाराष्ट्र की स्थिति जो है कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बागी विधायक वहां पर बैठे हैं, सरकार अल्पमत में है, लेकिन हाउस में अगर आपको अपनी शक्ति दिखानी है, अगर सरकार को विश्वास हासिल करना है, तो वहां पर जो बागी विधायक हैं उनको सुरक्षा कारणों से वहां पर आने से मना कर रहे हैं। अब किस तरीके से ये सारे विधायक मुंबई पहुंचेंगे, कौन उन्हें सुरक्षा देगा और कैसे सरकार अल्पमत में है, ये साबित हो पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। और अगर ये लंबा खिंचता है तो संवैधानिक स्थिति जो है यहां पर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हो सकता है केंद्र हस्तक्षेप करे और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना भी बन रही है। सूरत जो है वो इस तरीके से बन रही है कि शायद राष्ट्रपति शासन लगा के ही फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पूरी तैयारी, अब हमारा चैलेंज और भी पूरा देश का जितना विधायकगण है सबको मैं आमंत्रित करता हूँ असम में आइए। ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ की सरकार को कैसे गिराया जाए और विपक्ष विहीन भारत बनाने का ये उसी दिशा में एक उठाया हुआ कदम है।